नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल अचानक रात को देर रात नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो आता है। अब तक जितने वीडियो आपने नरेंद्र मोदी जी के देखे होंगे सब में बढ़िया 3-4 कैमरे लगते हैं, कैमरामैन लगते हैं, बढ़िया महंगे वाले कैमरे लगते हैं, पूरा मेकअप होता है, नरेंद्र मोदी जी बड़ी स्टाइल में बैठते हैं या खड़े होते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगते हैं 2-3 और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का वीडियो सामने आता है, रिकॉर्डेड वीडियो सामने आता है। लेकिन कल रात को जो वीडियो था जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और स्क्रीन पर मैं क्या दिखाऊंगा आप सैकड़ों बार सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे, इसीलिए पूरा वीडियो चलाने की कोई जरूरत नहीं है। वो जो वीडियो आया उसमें नरेंद्र मोदी जी को आप देखिए मोबाइल से सेल्फी वीडियो बना रहे हैं। चेहरा उतरा हुआ है, चेहरे पर कोई जोश नहीं है, मेकअप कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है, फिल्टर यूज किया गया है, पोस्ट करने से पहले फिल्टर यूज किया गया है, लेकिन मेकअप कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। मोबाइल कैमरे से वीडियो बना है, आवाज थोड़ी घबराई हुई लग रही है और आंखों को गौर से देखेंगे तो डर दिखाई देगा। लेकिन जेनजी के बच्चों ने उन आंखों को गौर से देखकर यह बताया कि टेलीप्रॉम्प्टर उन आंखों में दिखाई दे रहा है और टेलीप्रॉम्प्टर को छुपाने के लिए कि सीधे सीधे ना दिखाई दे, पूरी साइज में ना दिखाई दे, चश्मे से उसका जो अक्स पड़ता है वो ना दिखाई दे, शैडो पड़ती है वो ना दिखाई दे, इसलिए ही मोबाइल को नीचे रखा गया है। खैर, जैन जी को प्रणाम है, उनके जितना दिमाग तो हम लोगों के पास हो भी नहीं सकता है। आज एक पोस्ट मैंने देखी जहां किसी ने लिखा है कि फ्रेंड्स नहीं ब्रो लिखना चाहिए था। दरअसल मोदी जी ने मित्रों की जगह फ्रेंड्स कहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चों से बातचीत करने के लिए वो फ्रेंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके बाद मीम आने लगे कि नहीं आप हमारे फ्रेंड्स नहीं है, और भी मीम आने लगे। खैर, और उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि सोनम वांगचुक का एक वीडियो आता है जिसमें जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा उनको पानी पिलाकर अनशन तोड़ रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक और बड़ी घटना हुई थी। शाम को यह पूरी तरह से लग रहा था 7:30 बजे दुकानें बंद करने की बात की गई, एक्स्ट्रा फोर्स वहां पर गई, हमारे संवाददाता भी वहीं पे थे, हमारे रिपोर्टर वहीं पे थे, और हम लोगों को पूरी तरह से लग रहा था कि आज रात को क्रैकडाउन हो सकता है। तभी यह खबर आई, राहुल गांधी की खबर आई कि राहुल गांधी जो है वो इंडिया गेट पर पहुंच रहे हैं। उनके घर के सामने बसें लगा दी गई, रोक दिया गया, बस से नहीं जाने दिया गया। तब उन्होंने फैसला किया कि वो जाएंगे उस जगह पर जहां पर महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी। महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पर जाने की बात नहीं हुई, जहां महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी वहां जाने का तय किया, और कई सांसदों को लेकर आधी रात को राहुल गांधी पहुंच गए उस जगह पर, पैदल चलकर गए और उस जगह पर पहुंच गए। उसी के बाद मुझे लगता है बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता है। नरेंद्र मोदी आकर तकरीबन माफी जैसा मांगते हैं, डर डर के बोलते हैं, और उसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक का आ जाता है कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जाकर उनको पानी पिलाते हैं और सोनम वांगचुक अपना जो अनशन है उसको तोड़ देते हैं। वैसे 26 दिन से अनशन पे थे, तोड़ दिया, अच्छा ही किया, जान देने से कोई फायदा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है, उस वीडियो बयान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की उस तरह से बात नहीं थी जिस तरह से बात होनी चाहिए, और दूसरी बात अनशन तोड़ना ही था तो अभिजीत दीपके या सौरभ दास या आशुतोष रांका या किसी नॉर्मल स्टूडेंट के हाथ से अगर उन्होंने तोड़ा होता अनशन तो अलग बात होती। सरकारी मंत्रियों के हाथ से अनशन तोड़ने से सोनम वांगचुक के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। मैं आगे जाऊंगा, बहुत सारी बातें हैं। एक बड़ी बात यह करनी है कि आखिर मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को हटा क्यों नहीं रहे हैं, और जो सचिव को हटाया है उनकी जगह पर जो सचिव लाया है उनका क्या किस्सा है। लेकिन उसके पहले एक बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या जेनजी मान जाएगा इस बात को, और जेनजी अगर ये लोग घोषणा कर दें तो जेनजी प्रोटेस्ट बंद कर देगा। इसका एक उत्तर तो यह है कि अभिजीत दीपके का सुबह सुबह एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रोटेस्ट चलेगा। और उनको ये क्यों कहना पड़ता है, अगर इसको समझना है तो हमारे रिपोर्टर नैयर आजम ने एक बच्ची से बात की है, 8वीं में पढ़ने वाली बच्ची से बात की है, उसको जरा सुन लीजिए। क्या नाम है बेटा? नौरिश तैफी। कहाँ से आई हो आप? मैं यहीं से दिल्ली से मदनगिरी। कौन से क्लास में पढ़ती हो? 8th क्लास में हूँ। तो आप क्यों आई हो जब बड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो क्यों, मेरा भी तो फ्यूचर है। अच्छा, इस प्रोटेस्ट के पता चलने से पहले ही मुझे ना, मैं अपने पापा के साथ ऐसी नॉर्मल टॉक कर रही थी। Here is my father. So he was giving me inspirations, motivation.
एंड आई वाज सेइंग दैट कि पापा मैं आगे जाके डॉक्टर बनूंगी, मैं नीट की पेपर दूंगी। एंड कुछ दिन बाद ही मुझे पता चला कि नीट की पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जब ये मेरे फ्यूचर की बात है तो व्हाई नॉट आए। यहाँ पे एज नहीं देख के आ रहा है कोई भी, यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। ये मेरे फ्यूचर की बात है, यहाँ पे मेरा भी तो फ्यूचर है ना। पेपर लीक आगे डर लग रहा है उससे, हमारा भी पेपर लीक हो जाएगा जब आप आओगे पेपर देने, तो ऐसा मुझे लग रहा है। डर की बात नहीं है, मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। नीट का पेपर की तैयारी करने में बहुत सारा मेहनत लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जब जो लोग री नीट भी दे रहे हैं और फिर से पेपर लीक हो रहा है, सोचिए उनके दिल पे क्या बीतती होगी कि वो बार बार मेहनत कर रहे हैं और उनको वो फल नहीं मिल रहा क्योंकि पेपर लीक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो एकदम वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर वो अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन मिनिस्टर है और उनको एजुकेशन मिनिस्टर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, उनका जो काम है वो वही नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा उनके एजुकेशन मिनिस्टर होने का। तो आपने सुना, ये बच्ची अपने पापा के साथ आई थी, 8वीं में पढ़ती है और ये भी जंतर मंतर पर है, इसलिए कि अगर पेपर लीक की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई तो इस देश में बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ये है जेन जी जो रात को 2 बजे जगकर मोदी जी का भाषण आने पर तुरंत मीम बना देती है, जो वहां पर डटी हुई है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक बच्ची पुलिस वालों से पूछ रही थी कि मारेंगे तो नहीं ना, प्रोटीनेक्स खा के नहीं आई हूं, भाग नहीं पाऊंगी। एक लड़का पुलिस वालों के पास बैठा है और कह रहा है कि यहां जब ये लोग मारने के लिए जाते हैं तो मैं कह देता हूं मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं रेपिस्ट हूं, और उसके बाद मुझे स्वागत किया जाता है और हो सकता है कल को मैं MP बन जाऊं। तो जितना गुस्सा भरा हुआ है जेन जी के अंदर, अगर ये लोग प्रोटेस्ट को वापस लेंगे तो यकीन जानिए कि जो लीडरशिप है काकरोच जनता पार्टी की, उसको भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब तो ये पूरे देश और दुनिया में फैलने लगा है। मैं दुनिया में क्यों कह रहा हूं, कल हमारी दोस्त हसीबा ने नीदरलैंड से एक वीडियो पोस्ट की तो पता ये चला कि नीदरलैंड में जो इंडियंस हैं जो वहां पर रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वहां पढ़ने गए हैं और बाकी लोग कल बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे थे, बैठे थे, गाने गा रहे थे। और ये जो बच्चे प्रोटेस्ट में उतरे हैं, इन बच्चों के सपोर्ट में बात कर रहे थे। नीदरलैंड्स की बात कर रहा हूं। एक और वीडियो आया, मीनू तिवारी हैं, मेरी बहन जैसी हैं, उनके बेटे और उनके दोस्त लंदन में गांधी जी की जो प्रतिमा लगी हुई है, गांधी जी की जो बुत लगी हुई है, उस बुत के सामने इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के और भी कई मुल्कों से इस तरह की वीडियोस आई हैं और देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। बिहार में आंदोलन पहुंच चुका है और क्या आंदोलन हो रहा है। बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया आंसू गैस का गोला नहीं लेके आए हो, कोई इंतजाम नहीं है, वाटर कैनन लेके नहीं आए हो, और जब वाटर कैनन चल रहा है तो कपड़े उतार के डांस कर रहे हैं। पुलिस बैरिकेड लगा रही है, बैरिकेड को रेल बना के लेके भाग जा रहे हैं। लड़कियां कह रही हैं कि ये दिल्ली नहीं है, चलाओ जरा हमारे ऊपर लाठी फिर बताते हैं। तो ये बिहार का हाल है। कटिहार तक से खबर आ गई है कि कटिहार में भी जुलूस निकला है। असल में बीजेपी समझ नहीं पा रही है। एक तरफ तो उसको यह समझ में आ रहा है कि इन बच्चों के ऊपर अगर लाठी चलवाई तो जिस मिडिल क्लास से झोला भर भर के वोट आता है, उस मिडिल क्लास के लिए भाजपा को वोट देना मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चे अपने मां बाप को भाजपा को वोट नहीं देने देंगे। और दुनिया भर में जो बेइज्जती हो रही है उसकी तो अलग ही बात है। इंटरनेशनल अखबारों ने क्या गजब का कवर किया है और लगातार कवर कर रहे हैं, और साथ में इंटरनेशनल जो टीवी चैनल हैं उन पर भी लगातार कवरेज हो रही है। तो इंटरनेशनल बेइज्जती का डर अलग, वोट खोने का डर अलग, और अपने बदतमीज और बेवकूफ जो इनके नेता हैं उनके बयानों का सरदर्द अलग। कोई कह रहा है आतंकवादी हैं, कोई कह रहा है पाकिस्तान से फंडेड है, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, और छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, बताइए पाकिस्तान अपनी फंडिंग कर ले। एक पाकिस्तानी भाई का वीडियो मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा यार ये हमारे बजट से बाहर है, पाकिस्तान कहां से इनकी फंडिंग कर लेगा, और साथ में हमारे डेमोक्रेसी की वो तारीफ भी कर रहे थे। अब सच है ये कि हम बंटवारा हुआ है लेकिन है तो हम एक ही जैसे। उनके यहां कुछ होता है तो उसकी भाषा, उसकी सारी की सारी जो बात है वो हमारे समझ में आती है, और हमारे यहां जो हो रहा है उनके समझ में आता है। हमारे यहां तानाशाह है तो उनके यहां भी एक तानाशाह बैठा है।
हमारे यहां अपने हक की बात उठाने पर लाठियां चलती हैं, तो उनके यहां भी हक की बात उठाने पर लाठियां और गोलियां चलती हैं। तो अगर पाकिस्तानी नौजवान ये कह रहे हैं कि यार हमें भी जंतर मंतर पर जाना है, तो समझना चाहिए कि यह आंदोलन कितना बड़ा हो गया है। कोई कह देगा कि पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा, नहीं, पाकिस्तान से नहीं, वो पाकिस्तानी युवा हैं जो उतने ही परेशान हैं जितने हिंदुस्तानी युवा हैं, और इसलिए वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि सबसे आसान तरीका यह था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवा दिया जाता, किसी और मंत्रालय में सेट कर दिया जाता, और महंगे मंत्रालय में सेट कर दिया जाता। आखिर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने से नरेंद्र मोदी डर क्यों रहे हैं? नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा सकते, नोट करके रख लीजिए आप। यहां तक हालत आ गई कि अब नरेंद्र मोदी के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि बड़ा सब बनाया गया गोदी मीडिया और सबसे कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़े हो गए हैं। अब आरएसएस को भी कुछ नहीं समझते हैं, फलाना ढिमका, लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सारी सेटिंग के बावजूद जो मैनेजमेंट का काम होता है और जो फील्ड में काम होता है वो तो आरएसएस करता है। और आरएसएस अगर अपना हाथ हटा ले तो नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर हो जाएंगे, ये वो जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से आरएसएस के आदमी हैं। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी से आते हैं और नरेंद्र मोदी के यहां शिक्षा मंत्रालय एबीवीपी डिसाइड करता है। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी से आते हैं, आरएसएस ने उनको कहा और उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? देश की सारी यूनिवर्सिटीज में लगभग आरएसएस के कुलपति से लेकर बाकी सब बिठा दिए, और इन आरएसएस के जो वाइस चांसलर्स हैं, इन्होंने अपने पसंद के अपॉइंटमेंट और अपने पसंद के सिलेबस और सारा कुछ किया। तो दरअसल इस देश में शिक्षा के भगवाकरण का जो काम चल रहा है उसको धर्मेंद्र प्रधान लीड कर रहे हैं, और ये आरएसएस का सबसे जरूरी प्रोजेक्ट है। वो जानते हैं कि आने वाली पीढ़ियां जब तक बर्बाद नहीं होंगी, गलत इतिहास पढ़कर बर्बाद नहीं होंगी, गलत ट्रेनिंग पढ़ के बर्बाद नहीं होंगी, आरएसएस और बीजेपी की जिंदगी लंबी नहीं चलेगी। लोग गलत पढ़ के आएंगे तो सवाल नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी इनसे गलती हो गई है। इनको यह नहीं पता कि आज इंटरनेट का जमाना है, बच्चा जितना सिलेबस में पढ़ता है उससे ज्यादा बाहर से पढ़ता है। खैर, वो छोड़ दीजिए। यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से, वहां के टीचर्स की तरफ से एक बयान आया था, और दिल्ली के कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स की तरफ से बयान आया था धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, जो टीचर्स एसोसिएशन है, उस पर बीजेपी की जो यूनियन है उसका कब्जा है। रागी जैसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीचर्स यूनियन चलाते हैं। रागी को जानते हैं ना, बताने की जरूरत तो नहीं है, संगीत रागी। तो ऐसे लोग जब चलाएंगे तो वो धर्मेंद्र प्रधान के समर्थन में नहीं लिखेंगे तो किसके समर्थन में लिखेंगे? प्रिंसिपल जो हैं उनके पास मैसेज जाते हैं कि समर्थन में लिखो, और उनको लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। और यह भी है कि अगर वो प्रिंसिपल बने हैं तो इन्हीं की सहायता से बने हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पर धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से कब्जा किया है और उनके लोगों ने, उनके थ्रू आरएसएस ने जिस तरह से कब्जा किया है, उसी वजह से नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं। तो क्या किया गया? एजुकेशन सेक्रेटरी जोशी जी को हटा दिया गया, और जोशी जी की जगह गंगवार साहब को लाया गया, जो पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और जब वो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हुआ करते थे, मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनके ऊपर आरोप लगा था कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे और अपनी मां के नाम पर 1.16 करोड़ का उन्होंने सब्सिडी पास किया था। यानी हस्बैंड, बाप और बेटा, मां के बेटे, बेटे के बाप और पत्नी के हस्बैंड सेक्रेटरी थे, और इनको उसी डिपार्टमेंट से सब्सिडी मिली थी 1,16,00,000 की, और उनको बना दिया गया शिक्षा विभाग का सचिव। इससे कुछ बदल जाएगा? सचिव के बदलने से, सेक्रेटरी के बदलने से कुछ बदल जाएगा? बिना मिनिस्टर के आदेश के सेक्रेटरी कुछ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन हॉगवॉश करने की कोशिश की गई और जोशी साहब को हटाकर गंगवार साहब को लाया गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए, जैन जी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है, यह तो मिनिमम है। जैन जी शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह का चेंज चाहती है, जैन जी रोजगार चाहती है, और जैन जी दरअसल एक रिस्पॉन्सिबल सरकार चाहती है। और इसीलिए यूनिवर्सिटीज कुछ भी कहते रहे, आईआईटी अपना आदेश निकाल दे, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना आदेश निकाल दे, सारे मेट्रो बंद कर दो, कुछ भी कर दो, जैन जी सुनने वाली नहीं है। हालत यह है कि जो
इनके गैंग के गुंडे हैं वो सारे के सारे मचल रहे हैं। एक गुंडे ने कहा कि 26 जुलाई को हम वहां आ रहे हैं, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ भाई, 26 जुलाई को तुम वहां पहुंच जाओ और 25-50 लोगों को लेके जाना, और फिर तुम्हारी जो दुर्गति होगी उसको देखने मैं आऊंगा, कैमरामैन लेकर आऊंगा, 2-3 और लोगों को लेके आऊंगा ताकि हर एंगल से रिकॉर्डिंग हो सके और तुम्हारी दुर्गति अपने ही चैनल पर चलवाऊंगा। तुम अगर वहां पर छात्रों को मारने जाओगे तो हम वहां छात्रों को पिटने नहीं देंगे, यह भी याद रखना। अगर तुम जैसे इंकी पिंकी वहां पर गुंडागर्दी करने जाओगे तो हम जैसे गांधी वाले जाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे, गुंडागर्दी होने नहीं देंगे। लेकिन यह तो तब होगा जब हमारी चलेगी, अगर हमारी नहीं चली तो वो बच्चे तुम्हारा वो हाल करेंगे कि अपनी शक्ल देखकर पहचान नहीं पाओगे। इस बात को याद रखना। वो थे ना सिनेमा वाले, कौन से गाना वाना लिखता है मुंतशिर, मैं जंतर मंतर नहीं जाऊंगा, जाके देखो, एक बार चले जाओ वहां पर, फिर पता चलेगा कि तुम्हारा क्या हाल होता है। यह कोई खेल तमाशा नहीं हो रहा है, ये बच्चे खिलंदड़ हैं। ये सुबह 4 बजे मैं अभिनव पांडे का वीडियो देख रहा था, सुबह 4 बजे बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये खिलंदड़ हैं। ये वहां गाने गा रहे हैं, मीम बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, लेकिन ये उनके प्रोटेस्ट का तरीका है। 10 मिनट उनसे बात कीजिए, उनके भीतर जो गुस्सा भरा हुआ है वो आपको दिखाई देगा। और छोड़िए, सिर्फ ये स्टूडेंट्स नहीं है, ऐसे बच्चे हैं 25 साल 30 साल के जो दिन भर कारपोरेट की नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से छूटकर सीधे पहुंच जा रहे हैं प्रोटेस्ट में, आधी रात प्रोटेस्ट में रह रहे हैं और अगले दिन तैयार होकर फिर नौकरी करने पहुंच जा रहे हैं। जिस बच्ची का मैंने आपको वीडियो दिखाया वो अपने पापा के साथ आई थी। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो अपने मां के साथ आई हैं। जो वहां खाना पहुंच रहा है, आप जानते हैं कहां से खाना पहुंच रहा है, जनता पहुंचा रही है। और एक बात और बहुत क्लियर है कि विपक्ष पूरी तरह से इनके साथ है। राहुल गांधी कल जिस तरह से निकले आपने देखा, इधर नरेंद्र मोदी का बयान आया और उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने रिट्वीट किया, उसको कोट रिट्वीट किया। आजकल कोई सो नहीं रहा है, मैं भी जगा था, राहुल गांधी भी जगे थे और मोदी जी भी जगे थे और आप भी जगे थे। राहुल गांधी ने तुरंत उसको कोट रिट्वीट करके कहा कि ये बकवास से वीडियो का कोई मतलब नहीं है, 3 मांगे हैं, बच्चों से माफी मांगिए, मुआवजा दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दीजिए। ये वही मांगे हैं जो प्रोटेस्टर कर रहे हैं, ये डरे हुए बच्चे नहीं हैं। मुंबई का एक वीडियो आया था, बच्चे ने ही वीडियो बनाया था, गाड़ी में बिठाया हुआ है पुलिस के और पुलिस वाला कह रहा है कि तुम्हारी जेब में 50-50 ग्राम की पुड़िया रख देंगे ड्रग्स की और उसके बाद जेल में सड़ते रहोगे। और वो बच्चे जीभ निकालकर हंस रहे हैं, खुद वीडियो बना रहे हैं और हंस रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा डर है ना, वो डर खत्म हो चुका है। और जब पुलिस से बच्चे नहीं डर रहे, सेना से नहीं डर रहे, आरएएफ से नहीं डर रहे, तो इंकी चिंकी पिंकी टिंकी से डरेंगे। कमाल है। तुम्हारी गुंडागर्दी चलती है मासूम लोगों पर, और वो भी तब चलती है जब पुलिस तुम्हारे साथ होती है, नहीं होती है तो दुम दबा के भाग जाते हो। तुम्हारी गुंडागर्दी इन बच्चों पर नहीं चलेगी, आके देख लो और ये गलती कर मत देना। बयान दे दिया है, बयान वायरल हो गया है, मिल गई तुमको वायरलिटी, अब घर में चुपचाप बैठो। जहां तक बच्चों का सवाल है, बहुत आसान काम था कि नरेंद्र मोदी जी वीडियो जारी करने की जगह इन बच्चों से सीधे संबोधित होते और कहते कि ठीक है बेटा, अगर तुम लोगों को चाहिए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं ले लेता हूं। फ्रेंड्स कहने से काम नहीं चलेगा, आप इनकी फ्रेंड्स के उम्र के नहीं हैं और आप इनके फ्रेंड्स हो भी नहीं सकते। आप इनके अभिभावक हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं। और उस भाषा में कहा होता कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं और अगर तुम्हें लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मैं करवा देता हूं। लेकिन मैंने आपको बताया कि इतनी हिम्मत नहीं है, और हिम्मत नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो नए कानून लाइए, नई बातें करिए, सचिव को हटाइए, वीडियो बनाइए, कुछ भी करिए, इन बच्चों के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये अभी के लिए तय है। सोनम वांगचुक, मेरी शुभकामनाएं, जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, फिट हो जाएं और शायद उसके बाद फिर से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगें, बेहतर यही होगा। और अगर नहीं मांगते हैं और लद्दाख लौट जाते हैं, आंदोलन से बाहर हो जाते हैं, तो भी बच्चे उनका सम्मान करते रहेंगे, लेकिन अपना आंदोलन, अपने मुद्दे का आंदोलन चलाते रहेंगे, क्योंकि ये दिक्कत, ये परेशानी, ये दुख, ये दर्द बच्चों का है, युवाओं का है। हमारा या आपका उतना नहीं है जितना उनका है। इसलिए हमारे या आपके निर्णय से या सोनम वांगचुक के निर्णय से बच्चे बदलेंगे नहीं, बदलेंगे तब जब उनकी डिमांड पूरी होगी। आगे भी हमारी टीम लगातार वहां पर है, मैं भी जाऊंगा, जो अपडेट जहां की होंगी सब मैं लगातार आपके सामने लाता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।